प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें भौतिक विज्ञान का 2022 का सेट नंबर 7 में हल कराने वाला हूं। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है? जैसे देखिए, आपको पता होगा निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं और इसका मात्रक लिखना है तो आपको ध्यान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹ और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो है निर्वात की वैद्युतशीलता, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर और ऑप्शन नंबर यहां पर सेकंड सही हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताइए कितनी है। तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। देखिए यहां पर ए और बी में यहां एक 3 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। यदि आप इन तीनों को देखें तो ये तीनों जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ये तीनों संधारित्र जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में इनकी धारिता क्या हो जाएगी? श्रेणी क्रम में इनकी धारिता होगी 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 3/3 यानी 1 आ जाएगा। उसके कंपेरिजन में देखिए ये 3 माइक्रोफैराड का हो जाएगा समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जो धारिता होती है c = c1 + c2 और इसको हम जोड़ देंगे 3 और 1 मिलके होगा 4 और यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एलसीआर परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था के लिए लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच में कलांतर कितना होगा? जैसा कि आपको मालूम है एलसीआर परिपथ में ये देखिए प्रेरकत्व भी लगता है और धारिता भी होती है और प्रतिरोध भी होता है। और एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में होता है एक्सएल = एक्ससी, दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब यहां पर केवल ओमी प्रतिरोध ही अप्लाई रह जाता है और ओमी प्रतिरोध में V और I समान कला में होते हैं, यानी इनके बीच में विभवांतर कितना हो जाएगा 0 और ऑप्शन सही होगा ये चौथा। अगला देखिए, न्यूनतम आवृत्ति के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी है? तो देखिए न्यूनतम आवृत्ति किसकी इसमें से है ये हमको यहां पर बताना है। तो यहां पर देखिए ये जो पराबैंगनी किरणें हैं और एक्स रेज हैं, गामा किरणें हैं और माइक्रोवेव तरंगे हैं, तो इसका मैं क्रम आपको पहले बता दूं। तो देखिए यहां पर जो सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की बात की है तो सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगी यहां पर माइक्रो तरंगों की, ये हो गई माइक्रो तरंग। तो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। न्यूनतम के लिए बात करेंगे तो सबसे इन चारों में देखिए ध्यान दीजिएगा, इन चारों में सबसे कम होगी माइक्रो तरंगों की तरंग आवृत्ति। फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा, माइक्रो के बाद आएगा पराबैंगनी का और पराबैंगनी से ज्यादा होगी यहां पर एक्स रेज की और सबसे ज्यादा होगी यहां पर गामा किरणों की। तो यदि आपसे यहां पर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है तो गामा किरण है और सबसे कम किसकी है माइक्रो तरंगों की है। तो यहां पर ऑप्शन सही होगा ये चौथा। अगला क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, किसी प्रिज्म के कोण और न्यूनतम विचलन कोण का मान बराबर है तो ए का मान बताइए। जैसा कि आपको पता है n = sin a + del m/2 और sin a/2। इन्होंने लिखा, ये कहा है n बराबर कि
प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों आपस में बराबर है, यानी कि साइन ए, ये प्रिज्म कोण हो गया, और विचलन कोण ये है, ये भी ए हो गया, और ये दोनों बराबर थे, और यहां पर लिख दिया बटे 2 और लिखा साइन ए बाई 2। तो n बराबर ये हो जाएगा a प्लस ए मिलकर 2a हो जाएगा, तो यहां लिख देते हैं साइन 2a अपान a और बटे साइन a बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, तो n बराबर आया साइन a अपान साइन a बाई 2। अब यहां पर ध्यान दीजिए, n की जगह पर मैं n लिख देता हूं और यहां एक फार्मूला लगा देता हूं साइन 2a का। साइन 2a का फार्मूला था 2 साइन ए कॉस ए, तो यहां लिख देता हूं 2 साइन ए है तो a बाई 2 लिख देते हैं, इंटू कॉस ए बाई 2 लिख देता हूं। और बटे साइन ए बाई 2, तो साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कट गया और बचा n बराबर 2 कॉस ए बाई 2, और यहां पर जो ऑप्शन है सेकंड नंबर n बराबर 2 कॉस ए बाई 2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थ का नाम लिखना है। तो देखिए, जर्मेनियम जैसा कि आपको पता है ये अर्धचालक है, इसमें जो इसको पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आपको 3 संयुक्ता वाला अपद्रव्य मिलाना होगा, और 3 संयुक्ता वाला अपद्रव्य मिलाने के लिए आपको एल्युमिनियम को मिलाना पड़ेगा, और यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर 2 फार्मूले बनते हैं, चादर कौन सी है, चादर अचालक है कि चालक है। यदि बात करते हैं अचालक चादर की, तो अचालक चादर के बीच होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अनंत विस्तार की चादर कैसी होगी, अचालक होगी, तो अचालक होगी तो उसका फॉर्मूला बनेगा E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम आवेश का पृष्ठघनत्व कहते हैं, और आवेश का पृष्ठघनत्व सिग्मा बराबर Q अपान ए होता है। यदि यहां पर चालक है, यदि ये चालक है तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आप ध्यान रखना है कौन सा इसमें लिखना है, या आप दोनों लिख सकते हैं चालक या अचालक के लिए। तो ये बन गया। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, समभारिक का क्या अर्थ है। तो समभारिक किससे कहते हैं, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। यहां हम ऐसे कह सकते हैं, इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक को Z से लिखते हैं, तो परमाणु क्रमांक जो Z होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन परमाणु भार इनका क्या होता है, इसको हम परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, वो समान होती है, और इनके जो है भौतिक गुण समान नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। और जैसे उदाहरण मैं लिख लूं 1s3 ये हो गया, और 2he3। अब इसमें देखिए परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गया, 1 और 2 हो गया, लेकिन परमाणु भार 3 3 हो गया, तो ये समभारिक का उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन जैसे यहां पर दिख रहे हैं, दिए गए
किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल कितना होता है। तो यहां पर जैसे हम कोई बिंदु ऐसे लिख लें, ये ढलान हमको निकालना है, तो ढलान ये फॉर्म बनता है tan थीटा बराबर h अपान ई, tan थीटा बराबर h अपान ई। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला मैं यहां पहले लिख देता हूं। F अपान एल बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर स्क्वायर। देखिए यहां पर गलती हो गई, वहां अपान आर होता है। एफ अपान एल बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर। यदि यहां पर I1 और I2 का मान समान हो जाए, यानी I आप मान लीजिएगा, और दूरी 1 मीटर हो जाए, दूरी बराबर 1 मीटर, तो इसकी प्रत्येकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 इंटू 10 की पावर -7, क्योंकि म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान 2 इंटू 10 की पावर -7 लिख होता है। तो कैसे परिभाषा लिखेंगे? 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर दूरी पर तारों में प्रवाहित करने पर तार की प्रत्येकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन लगता है, तो उनमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, दो समांतर धारावाही तारों में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित की जाए और उनको निर्वात में या वायु में रखा जाए और उनके बीच परस्पर 1 मीटर की दूरी हो, तो तारों की प्रत्येकांक लंबाई पर लगने वाला बल यदि 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन है, तो उनमें बहने वाली धारा या प्रवाहित की जाने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। अगला क्वेश्चन है, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, पहले जाने विवर्तन क्या है। अवरोध या छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और विवर्तन के लिए जो छिद्र की चौड़ाई होगी, या कह सकते हैं छिद्र का साइज कितना होना चाहिए, तो छिद्र का साइज प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती कितनी है, तो जैसा कि आपको पता होगा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो इसका मतलब कि इसकी जो छिद्र है उसकी चौड़ाई भी इतनी ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, आवेश की गतिशीलता को आप म्यू से लिखते हैं। म्यू बराबर होता है Vd, यानी ये अनुगमन वेग है, और अपान ये है E, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। यानी एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होता है वही यहां पर गतिशीलता कहलाती है। यानी ऐसे में इसको लिख सकते हैं, यदि E का मान आप 1 लिख दें तो म्यू का मान हो जाएगा Vd के बराबर। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग आवेश की गतिशीलता कहलाती है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रतिकूलांक का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व, जिसको आप लैम्डा कहते हैं, निकालना है। तो यहां पर देखिए आर बराबर दिया हुआ है, तो आर बराबर लिख लीजिएगा 2 मीटर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क यानी निकालना है। फार्मूला आपको पता है कि अनंत लंबाई के रेखीय तार द्वारा उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर है 1/4πε0 और 2 लैम्डा अपान आर। तो E की जगह पर 4.5 इंटू 10⁴, और जैसा कि आपको पता है 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹, और 2 लैम्डा, और R की जगह पर लिख देंगे 2, तो यहां पर R का मान लिख गया 2। अब इससे 2 से 2 कट गया, और 4.5 को एक बार काटा, यहां पर हो गया 2 बार, तो ये आ जाएगा 10⁴ बराबर 2 इंटू 10⁹ इंटू लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 10⁴ अपान 2 इंटू 10⁹। तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं 10 इंटू 10⁻³ और 10⁻⁻9 अपान 2। 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 5 या 10 हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा, लैम्डा बराबर 5 इंटू 10⁻⁻6, और ये लैम्डा बराबर फार्मूला होता है Q अपान L, तो ये हो जाएगा Q मीन्स कूलाम और L मीन्स लंबाई, कूलाम प्रति मीटर, और यही इस प्रश्न का है आंसर, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन नहीं, दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य इसके फोटॉन के डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। तो यदि हम बात करें प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार न्यू आवृत्ति के प्रकाश तरंग से संबंधित फोटॉन की ऊर्जा ये होती है, फोटॉन की ऊर्जा होती एच न्यू होती है, एच न्यू हो गई। और जहां पर ये एच प्लांक नियतांक है, और यदि फोटॉन के द्रव्यमान को m मान लिया जाए और इसे कण के रूप में कहा जाए, तो आइंस्टीन का जो समीकरण होता है E = m/c² ये होता है। अब ये ऊर्जा हो गई फोटॉन की, आइंस्टीन की समीकरण ये बताई, आइंस्टीन क्या विशिष्ट सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार E बराबर mc² दोनों को हमने बराबर कर दिया है, तो हो जाएगा m/c² बराबर h न्यू। और जैसा कि आपको मालूम है कि फोटॉन की जो तरंगदैर्घ्य होती है चाल, वो भी प्रकाश की चाल के बराबर है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं m बराबर, ऐसे लिखेंगे m बराबर h न्यू अपान c², और ये हो जाएगा m बराबर h, और न्यू बराबर ये होता है c बराबर न्यू इंटू लैम्डा, न्यू इंटू लैम्डा, c बराबर न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू की जगह पर c अपान लैम्डा लिख सकते हैं,
तो हो जाएगा सी अपान लैम्डा, और सी स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है तो ये आपका सी से स्क्वायर कट जाएगा, तो m बराबर आएगा h अपान सी इंटू लैम्डा। अब चूंकि सी प्रकाश की चाल है और यही विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल भी होती है, तो फोटान का जो संवेग होगा p बराबर आएगा m इंटू सी। फोटान का संवेग कितना हो जाएगा, p बराबर m इंटू सी। तो m की जगह पर आप लिख लीजिएगा h अपान सी इंटू लैम्डा, और यहां पर मैंने c लिख दिया है। अब c से c कैंसिल हो गया तो p बराबर आया h अपान लैम्डा, और ये यहां पर हम ऐसे भी लिखते हैं लैम्डा बराबर h अपान p, और यही दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव और प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं। तो आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव, और वो भी हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव की बात की है, तो वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह परमाणु को आयनित कर सकती है। मतलब वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वो परमाणु को आयनित कर सके, मतलब हाइड्रोजन परमाणु को आयनित कर सके, उसे हम हाइड्रोजन परमाणु या परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। और आयनन विभव जो होता है वह हाइड्रोजन परमाणु का आयनन ये होता है 13.6 वोल्ट, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव कितना होता है 13.6 वोल्ट। अब बात करते हैं प्रथम उत्तेजन विभव। प्रथम उत्तेजन विभव, तो प्रथम उत्तेजन विभव क्या है, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे कि वह इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराने के बाद उसे क्या कर सके, उत्तेजित कर सके। मतलब प्रथम ऊर्जा स्तर से उसको जो है, या निम्नतम ऊर्जा स्तर से ये आपको अगली ऊर्जा स्तर में पहुंचा देने इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु को यहां पर अगली ऊर्जा स्तर में पहुंचा दे, तो ये कहलाता है प्रथम उत्तेजन विभव। और हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव, और हाइड्रोजन का प्रथम उत्तेजन विभव ये होता है 3.4 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, भंवर धाराएं क्या है। जब किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उसके भीतर चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए समंजन के लिए अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख बनाइए और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो देखिए, खगोलीय दूरदर्शी का चित्र तो आपको स्वयं बनाना है, और यहां पर मैं आवर्धन क्षमता का सूत्र लिख देता हूं। अब इससे दो कंडीशन होती हैं कि जब प्रतिबिंब स्पर्श दिशा की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आपको फॉर्मूला लिखना होता है m बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई, और ब्रैकेट में होता है 1 प्लस एफ ई अपान डी। और एफ ओ क्या है, ये अदृश्य की फोकस दूरी है, एफ ई क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी है, डी क्या है, स्पर्श दिशा की न्यूनतम दूरी है, जो कि आप 25 सेंटीमीटर लिखते हैं। यहां पर एक चीज और लिख लें, इस स्थिति में जो दूरदर्शी की लंबाई होती है, दूरदर्शी की लंबाई ये होती है एफ ओ प्लस यूई, एफ ओ प्लस यूई ये लंबाई होती है। अब ये बात करें यहां पर अनंत पर प्रतिबिंब बनना है,
अनंत पर, तो m बराबर बनता है फार्मूला माइनस m बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई, m बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई। और इस कंडीशन में जो दूरदर्शी की लंबाई होती है वो लंबाई हो जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई। जैसे कहीं ये भी पूछ लिया जाए कि जो है दूरदर्शी की लंबाई इस पर दस की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा तब सबसे ज्यादा होगी कि इस पर जब अनंत पर बनेगा तो सबसे ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना है, तो दूरदर्शी की जो लंबाई होगी जब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो सबसे ज्यादा यानी एफ ओ प्लस एफ ई होगी। अगला क्वेश्चन है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनी चुंबकीय क्षेत्र में दिया गया समीकरण है बी वाई बराबर 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 साइन ब्रैकेट में 2 इंटू 10 की पावर 11 इंटू स्मॉल टी प्लस 300 पाई एक्स टेस्ला है। तो गणना कीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य, दोलनी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और दोलनी वैद्युत क्षेत्र का आयाम। जो समीकरण लिखी है ये है बी वाई बराबर 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 साइन और ब्रैकेट में है 2 इंटू 10 की पावर 11 स्मॉल टी प्लस 300 पाई एक्स। ये समीकरण लिखी हुई है। अब यहां पर जो इसका मैं जनरल समीकरण लिख लेता हूं, बी वाई बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इससे कंपेरिजन करेंगे तो बी जीरो बराबर निकलेगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और ये होगा दोलनी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, यानी कि यहां पर दोलनी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जो समीकरण यहां पर सेकंड ऑप्शन जो पूछा गया है वो सेकंड का आंसर हो जाएगा ये दोलनी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। यहां पर मात्रक लिख देंगे टेस्ला। अब कंपेरिजन कर लीजिए क्योंकि हमको यहां पर बताना है तरंगदैर्ध्य, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी बराबर 2 इंटू 10 की पावर 11 स्मॉल टी, ये कट गया तो ये आएगा ओमेगा बराबर 2 इंटू 10 की पावर 11 और यहां पर देखिएगा के एक्स बराबर लिखा हुआ है 300 पाई एक्स, तो ये कट गया यहां पे, तो के बराबर निकल गया 300 पाई। और यहां पर एक फार्मूला होता है के बराबर 2 पाई अपान लैम्डा, तो के की जगह पर लिख देंगे 300 पाई और ये हो जाएगा 2 पाई बटे लैम्डा, पाई से पाई कट गया तो लैम्डा बराबर हो गया 2/300। अब भाग कर लेंगे तो ये मान निकल जाएगा आपका, देखिए 2/3 तो ये लिख लीजिए और 10 की पावर -2 लिख लीजिए। अब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 0.3 छाक 18 और 3 छाक 18, यानी कि ये आपको 6 बार रिपीट होते जाएगा, 10 की पावर आएगा -2 मीटर। या हम लिखना चाहें तो 6.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, 6.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर।
ये निकल गया लैम्डा, जो कि यहां पर आपको फर्स्ट आंसर के रूप में पूछा गया था, तरंग दैर्ध्य, ये लैम्डा निकल गया। ये आपका एक आंसर हो गया। अब यहां पर कह रहे हैं दोलनिक चुंबकीय क्षेत्र, दोलनी वैद्युत क्षेत्र का आयाम, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ई नॉट निकालना है। फार्मूला आपको पता है, ई नॉट या सी बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट, सी बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो सी की जगह पर 3 × 10⁸ लिख देंगे। ई नॉट हमको पता करना है और बी नॉट का मान आप 8 × 10⁻⁻6 के रूप में पहले ही निकाल चुके हैं। अब क्रॉस गुणा कर लीजिएगा, तो क्रॉस गुणा हो जाएगा, ये तीनों 24 × 10⁻, ये हो जाएगा 6, 8 और 6, ये देखिए घट जाएगा, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट बराबर 2400 न्यूटन प्रति कूलाम। अब जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपसे समीकरण भी पूछी जाए, तो देखिए यहां पर बी वाई दिया था। अब यदि इसमें थोड़ा मैं आगे बढ़ा देता हूं, यदि इनसे आपसे इक्वेशन भी पूछ लिए जाए, तो यहां हो जाएगा ई जेड बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब सीधे बस यहां पर मान डाल दीजिएगा, ई नॉट की जगह पे आपके 2400 लिख देना है, साइन लिख देना है, ओमेगा टी का मान हम नकल मार के ऊपर से उतार सके तो इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻11 स्मॉल टी और प्लस 300 पाई एक्स, 300 पाई एक्स। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर है। हमने थोड़ा यहां पर ये इक्वेशन अलग से बता दी है, जो कि क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 10⁻17 चक्कर प्रति सेकंड से घूम रहा है, इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो यहां पर त्रिज्या दे रखी है r बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको आप बदल लेंगे 0.5 × 10⁻−10 मीटर, एंगस्ट्रॉम हो गया। चक्कर दिया हुआ है, यानी n दिया हुआ है, आवृत्ति है 10⁻17 चक्कर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को आप m से लिखते हैं, m बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला होता है m बराबर I × A। अब यहां पर जो है चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा रहा, तो यहां पर आप n भी लगा सकते हैं, NIA लिख सकते हैं, NIA। तो सबसे पहले I पता कर लें। देखिए इसमें I को हम ये देखें कि इन्होंने कहा इतने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10⁻17 चक्कर लगाता है, तो हम ये मान लें कि इतने इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा रहा है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं 1 सेकंड में। तो फार्मूला होता है I बराबर Q/T, या यहां पर हम लिखते हैं I बराबर Q/T। अब T यहां पर हम बात करेंगे कि ये जो है T 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहे हैं। तो यहां पर यदि हम T का आवर्तकाल लिखना चाहें, तो ये हो जाएगा, ये I बराबर मैं लिख सकता हूं E × n यहां पर आवृत्ति हमने लिख दी, तो 1.6 × 10⁻, हो जाएगा -19, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, और 10 की पावर यहां पर है 17, तो आप यहां पर 10 की पावर माइनस का 10⁻17 ये चक्कर है, माइनस गलती से लग गया है, ठीक है। तो आएगा 1.6 और गुणे 10 की पावर 19 में से आप 17 घटा दीजिएगा, तो हो जाएगा
ये आपका -2। तो ये एम्पियर धारा आपको मालूम हो गई, एम्पियर। अब फार्मूला लगा दीजिएगा, m बराबर, और हाँ a रह गया तो चलिए एक साथ लिख लेते हैं, m बराबर, अब यहां पर n की जगह पर आप 1 लिख देंगे केवल, और ये हो जाएगा i इंटू ए। आई का मान आपने पता कर लिया है 1.6 गुणे 10 की पावर -2, और ए वृत्त में चक्कर लगा रहा है, नहीं हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 1.6 गुणे 10 की पावर -2, और पाई की जगह पर लिख देंगे 3.14, और त्रिज्या है 0.5 गुणे 10 की पावर -10। तो आप लिखेंगे 0.5 और गुणे 0.5, ये स्क्वायर करना था, और 10 की पावर होगा -20, 10 की पावर -20। इसको आपको हल करना है। तो देखिए यहां पर मैं ऐसे कुछ लिख देता हूं, दशमलव हटाइए यहां पे, तो ये 2 जीरो तो नीचे बढ़ गए। अब 25 ये हो जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 1.6 गुणे 3.14 गुणा 25 और गुणे 10 की पावर, ये -2 और ये -2 और पहुंच जाएगा, तो 10 की पावर -4 और गुणे 10 की पावर -20। इन सब का आप गुणा कर लीजिएगा और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, और इसका गुणा हो जाएगा 125.6 गुणे 10 की पावर -24। दशमलव दो अंक खिसका दीजिए इधर, तो हो जाएगा 1.256 इंटू 10 की पावर -22, और ये हो जाएगा एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला लिखा है आई इंटू ये एम्पियर मीटर स्क्वायर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये डेरिवेशन है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। फार्मूला मैं लिख देता हूं, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/r³, ये फार्मूला होता है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिट स्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख बनाइए, इसके संतुलन की शर्त बताइए। तो देखिए व्हिट स्टोन ब्रिज का आपको चित्र बनाना है, और संतुलन की जो शर्त होती है P/Q = R/S, ये शर्त होती है। अब इसके चित्र बना करके आप जो है इसमें पहले साइड में बंद पास लगाएंगे, बंद किरचॉफ का प्रथम नियम, उधर किरचॉफ का सेकंड नियम, दूसरी तरफ किरचॉफ का सेकंड नियम लगाएंगे और आपको हल करेंगे। वैसे भी आप प्लेलिस्ट में जाके इसको आप चेक कर सकते हैं। अगला ये है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की परिकल्पना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ये है, आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूरा तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक बताइए और मात्रक की परिभाषा भी लिखिए। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक को आप m से लिखते हैं। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है कि जैसे दो परस्पर रखी हुई कुंडलियों में किसी एक कुंडली में विद्युत धारा के मान को प्रवाहित किया जाए, बंद किया जाए, उसके या मान में परिवर्तन किया जाए, तो दूसरी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या होती है, तो इसके लिए मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं अन्योन्य प्रेरण गुणांक का। m = -E2/ΔI1/ΔT। अब यदि यहां पर हम ये लिख दें कि ΔI1/ΔT का मान 1 हो जाए,
तो m का मान E2 के बराबर हो जाएगा। m का मान किसके बराबर हो जाएगा? E2 के बराबर होने, देखिए यहां पर माइनस E2 लिख दिया है, m बराबर माइनस E2। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी कुंडली में के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन हो। कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन होने पर वह प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक को m से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एम्पियर के परिपथी नियम के प्रयोग से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध की एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मशीन लगाई जाएगी वो सेकेंडरी कॉइल में लगाई जाएगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं R बराबर 220 ओम, और इसका जो सेकेंडरी कॉइल का जो विभवांतर है वो VS बराबर मैं लिखता हूं यहां पर 22 वोल्ट। ये हो गया। तो सेकेंडरी में धारा कितनी आएगी? V बराबर I इंटू R से पता कर लें। तो VS की जगह पर आप 22 लिख लें, IS मैं यहां लिख देता हूं और R की जगह पे 220 लिखेंगे। तो ये 22 दहाम हो जाएगा। तो IS बराबर हो जाएगा 1/10 एम्पियर। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये होता है निवेशित शक्ति और निर्गत शक्ति आपस में बराबरी दे। आज यहाँ पर आदर्श ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर ऐसा कुछ बताया नहीं है तो इसको मैं आदर्श ट्रांसफार्मर ही मानूंगा। तो निवेशित शक्ति और निर्गत शक्ति आपस में बराबर होंगे। तो ये आएगा VP इंटू IP बराबर VS इंटू IS। VP की जगह पर लिखेंगे 220 वोल्ट, IP हमको पता नहीं है, और VS की जगह पर 200 यानी 22 वोल्ट लिखेंगे और IS का मान दिया हुआ है 10, 1/10। तो अब यहां से देखिए ये 22 और दहम 220 हो गया। तो IP बराबर होगा 1/10। तो पहले से था 10 और आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये IP बराबर होगा 1/100 एम्पियर, 100 एम्पियर। और यही प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा हो जाएगी। IP बराबर 1/100 एम्पियर। और ये है इस प्रश्न का आंसर। अगला देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, ये चल कुंडली धारामापी में एल्यूमिनियम फ्रेम पर कुंडली को क्यों लपेटा जाता है? क्योंकि इसमें चुंबकन और विचुंबकन आसानी से हो जाए। फिर यहां पर दिया हुआ है 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली, तो यहां पर ये लिख देते हैं कैपिटल G हो गई 12 ओम, ये आ गया। धारा मापी में 2.5 मिली एम्पियर, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं IG बराबर 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर पूर्ण स्केल पर विक्षेप प्रदर्शित करता है। इसे 0 से 7.5 एम्पियर परास के एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो यहां I का मान आप मैक्सिमम मान लिख दीजिएगा 7.5 एम्पियर।
तो इसमें आपको पहले से पता है कि यदि परास को बढ़ाना है तो शंट को लगाना पड़ेगा, और ये फार्मूला शंट का होता है S बराबर IG अपान I माइनस IG और गुणा कैपिटल G। IG की जगह पर आपको लिखना होगा 2.5 गुणा 10 की पावर -3, और I की जगह पर लिखना होगा 7.5 इंटू 7.5 लिखना है, और IG की जगह पे 2.5 इंटू 10 की पावर -3 लिखना है, और गुणे का निशान लगा के यहां पर लिख देना है कैपिटल G का मान 12। अब इसको आप कैलकुलेशन करना है तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2.5 इंटू 10 की पावर -3, और ये गुणे का 12 मैं ऊपर ही लिख देता हूं। अब यहां पर क्या करना है जरा समझिएगा कि 7.5 में से आपको घटाना है 2.5 इंटू 10 की पावर -3, तो यहां मैं 7.5 लिख देता हूं, और माइनस इसके जो है 10 की पावर -3 पावर को मैं यहां से हटाने का प्रयास करता हूं। कैसे हटाएंगे समझिएगा जरा। देखिए यहां पर यदि मैं 3 अंक दशमलव आगे लगा लूं, जैसे यहां पर 0 लिखा है और ये 1 0 मैं और बढ़ा दूं और 1 0 बढ़ा के यहां पर ऐसे लिख दूं, तो अब ये 0.3 अंक खिसक गया, यानी 25 ये बन गया, और तो ये 10 की पावर -3 पावर खिसक जाएगी, और गुणा 10 की पावर 12 तो मैंने लिख दिया है। अब क्या करना है 2.5 ये तो लिखा ही था, यहां पर मैं 7.5 में से घटा दूंगा 0.0025, और ये हो जाएगी आपके पास यहां पर 4 0, यानी कि 3 0 मैं और बढ़ाऊंगा, तो ये आपका यहां पर 5 हो जाएगा। यहां पर आएगा कितना, ये 9 यानी कि 7 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। नहीं 6 नहीं, गलती हो गई, यहाँ पर 4 आएगा, गलती हो गई भाई, चेक करिए इसको जरा। तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये 7 होगा, यहाँ पर ये 9 आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका 4 हो जाएगा, और ये 6 पॉइंट इतना आ जाएगा, ये बनेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू 12 लिखेंगे, और अपान 6.4975 लिखेंगे। दशमलव हटा के ऊपर ले जाएंगे यहां पर, तो 4 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 और ये 4 0। दशमलव हटा के यहां पर भी एक मैं नीचे 0 बढ़ा देता हूं, तो यहां से एक 0 हट गया। अब ये पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां पर देखिए 10 की पावर -3 और ये वाला यहां से कैंसिल हो जाएगा ये, तो आपके पास बचेगा कितना 25 गुणा 12 और बटे 64,975, इसका गुणा करके और भाग कर लेना, और यही आपका आंसर मालूम हो जाएगा। और कितना आएगा, तो यहां पर गुणा हो जाएगा ये 300 और 64,975, इसको भाग करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपका 0.00461 ओम। इतने ओम का शंट लगाना पड़ेगा, तो ये एमीटर को 0 से 7.5 एम्पियर तक ये पढ़ सकता है, और यही इस प्रश्न का है आंसर। अगला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्ध तरंग निष्ठकारी के लिए परिपथ आरेख बनाइए, इसकी कार्यविधि को समझाइए। आप प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं, आसान है, थ्योरिकल पूरा क्वेश्चन है। फिर देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इनकी प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ कोई भरा हो तो संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए इसको भी आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, और मैं यहां पर फार्मूला लिख देता हूं, C बराबर होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D। यदि इसके अंदर कोई पराविद्युत पदार्थ भरेंगे तो यहां हम K और बढ़ा देते हैं, यदि वायु है तो आपके वायु के लिए K की वैल्यू 1 हो जाती है, और C बराबर होता है
ए के एप्सिलॉन नॉट अपान डी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला हो गया। अब ये किन किन बातों पर निर्भर करेगी, तो सी डिपेंड करेगी धारिता यानी प्लेटों के क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा। दूसरा, सी समानुपाती के यानी परावैद्युत पदार्थ है, तो इसमें ऐसा रखेंगे जिसका मान पहले से ज्यादा होगा तो धारिता बढ़ेगी। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, सी समानुपाती 1/d यानी प्लेटों के बीच की दूरी जितनी हम घटाते चले जाएंगे धारिता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो ये कह सकते हैं ये सी का मान ए और के और डी पर डिपेंड करता है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम को लिखिए और दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान बताइए। यहां पर मैं देखिए चित्र में ही देख रहा हूं, ये I1 की यहां पर आएगी धारा, तो ये I1 हो जाएगी, और इधर से आप देखेंगे तो ये यहां पर I2 हो जाएगी। तो ये I3 का जो मान होगा वो I1 प्लस I2 के योग के बराबर होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं I3 बराबर I1 प्लस I2, ये I3 के बराबर होगा। अब सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर बंद पास ए बी सी ए में, ए बी सी ए में, जैसा कि आपको पता है कि धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल जो होता है, तो धारा यहां पर देखिए कौन सी आएगी, I1 आएगी, और प्रतिरोध कितना लग रहा है 1 आएगा, प्लस अब यहां पर I3 की जगह पर फिलहाल चले भी I3 लिख देता हूं, I3 और इंटू 2 हो जाएगा, और बराबर यहां पर विद्युत वाहक बल कितना लगा है 2 वोल्ट। तो ये आएगी समीकरण आपकी I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 2, ये समीकरण नंबर हो गई 1। अब इसी तरह से हम बंद पास ऐसे लिख लेते हैं, बंद पास ए डी सी ए में, ए डी सी ए में, तो यहां पर I2 इंटू 1 हो जाएगा, I2 इंटू 1 और प्लस यहां भी वैसे लिख लें I3 इंटू 2, और ये आपका यहां से लग रखा है 1 वोल्ट, तो आपने यहां पर 1 लिख दिया। तो I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 1, ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड का सर्वे करते हैं तो देखते हैं, देखिए यहां पर दोनों ये बराबर आ रहे हैं, तो मैं यहां पर लिखता हूं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 2 लिख दिया है, और I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 1 लिख दिया है। अब यहां पर लिखेंगे घटाने पर, क्यों घटाने पर लिखेंगे, क्यों, जैसा कि आप यहां पर देखते हैं ये माइनस होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये हमारा I3 और I3 कट गया, तो आएगा I1 माइनस I2 बराबर 2 में से 1 घट गया, एक समीकरण नंबर ये हो गई थर्ड यानी 3। अब ये समीकरण 2 को या फर्स्ट को इनको एकदम खोल दें तो यहां मैं लिखता हूं I1 प्लस 2 और I3 का मान जैसा कि आपने पहले ही लिखा है I1 प्लस I2 I3 के बराबर है, तो यहां पर देखिए I3 की जगह पर मैं लिख देता हूं I1 प्लस I2 और बराबर लिखा है 2, यानी I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो I1 लिखा है प्लस 2 और I3 की जगह पे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2 लिख दिया है, तो I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 और बराबर यहां पर 3 लिख दिया है। ये जुड़ जाएगा तो 3I1 हो जाएगा, 3I1 प्लस 2I2 और बराबर यहां पर हो जाएगा 3। अब ये समीकरण नंबर हमारी हो गई 4। अब जरा 3 और 4 में देखते हैं, यहां पर लिखा है I2 केवल, और यदि यहां पर मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो समीकरण हमारी बन जाएगी 2I1 माइनस
2i2 और ये हो जाएगा 2। यहां पर जोड़ने पर आप लिख दीजिएगा, जोड़ने पर हो गया। अब जोड़ने पर क्या हुआ, तो ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा 5i1 इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो गया, तो i1 बराबर निकल गया 1। अब इसी तरह से यहां पर निकाल लें i1 माइनस i2 और बराबर हो गया 1। तो i1 की जगह पर लिखता हूं 1 माइनस i2 बराबर ये 1 हो गया। अब ये 1 1 तो कट गया, तो i2 बराबर हो गया 0। तो i1 का मान हो गया 1 और i2 का मान हो गया 0। तो i3 का मान देखें तो i3 बराबर हो जाएगा i1 प्लस i2 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0, तो i3 का मान भी निकल जाएगा कितना, i3 का मान भी हो जाएगा 1। तो इस तरह से i1, i2 और i3 के मान आपने बारी बारी से पता कर लिए। अब आपसे पूछा गया था प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो आप बोल सकते हैं कि 1 ओम जो प्रतिरोध लगा हुआ है यहां पर, जो ये पहले सेल में लग रखा है 1 ओम प्रतिरोध में धारा, तो इस सेल में धारा जो होगी वो आएगी 1 ओम, इसमें आएगी i1 का मान आपने निकाला 1 ओम, तो इसमें 1 ओम हो जाएगी। और ये जो होगा i3 जो लिखा ये भी आपकी 1 ओम, इसमें भी 1 ओम हो जाएगी, और इसमें जो होगी i2 का मान 0 होगा, यानी इसमें 1 ओम प्रतिरोध में कोई धारा नहीं जाएगी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया है। और यहां मैं लिख देता हूं दोबारा, i3 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 0 और i3 बराबर 1। तो ये आपको यहां से पता चल गया i1, i2 और i3 के मान। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिए गए परिपथ में आपको धारिती प्रतिघात निकालना है, प्रेरणा प्रतिघात निकालना है, प्रतिबाधा निकालनी है, V और I के बीच में कलांतर निकालना है, वोल्टेज का वर्ग माध्य मोल मान निकालना है। तो देखिए पहले जो दिया हुआ है वो जल्दी से उतार लेता हूं। L की वैल्यू है 10 हेनरी और R है 500 ओम और C है 20 माइक्रोफैराड। ये हमने मान बारी बारी से लिख लिए हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर जो इक्वेशन दे रखी है उसको मैं लिखता हूं V बराबर 200 साइन 1000 स्मॉल टी। जनरल समीकरण पहले लिख लेता हूं, तो V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी। कंपेरिजन करेंगे तो V0 बराबर आएगा 200 वोल्ट, इसको आप वोल्टेज का शिखर मान बोलेंगे। और यहां पर ओमेगा टी दिया हुआ है 1000, स्मॉल टी कट गया तो ओमेगा बराबर आपको मालूम हो गया 1000 और रेडियन प्रति सेकंड। अब देखिए सबसे पहले तो धारिती प्रतिघात आपको XC निकालना है, तो XC बराबर होता है 1 अप, ये पहले नंबर से शुरुआत कर रहा हूं, XC बराबर 1 अपान ओमेगा C। 1 ओमेगा की जगह पे आप 1000 लिखेंगे और C का मान है 20 गुणे 10 की पावर माइनस 6 फैराड में कन्वर्ट हो गया। ये 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर 6 को मैंने लिख दिया है 10 की पावर 6 और बटा 20 और गुणा 1000, ये जैसा कि यहां पर लिखा था। अब 10 की पावर 6 में हमने लिख दिया है 1 के आगे 1 2 3 और 4 जीरो अलग कर लिए और यहां पर 10 की पावर 2 लिख दिया है और बटे 20 गुणा 1000 लिख दिया है। अब इसको आप देखें तो एक 3 जीरो तो यहां से कट गया, 1 2 3 जीरो और 1 जीरो यहां से कट गया, तो आपके पास बचा ऊपर 100 और बटा 2, भाग करेंगे तो ये 500 ओम आपका आंसर मालूम हो जाएगा। 500
ओम, नहीं सॉरी 50 ओम, देखिए 500 गलती से लिख गया 50, ये निकल जाएगा 50 ओम। एक्स सी निकल गया। अब यहां पर निकालेंगे एक्सएल कितना है, प्रेरक एक्सएल, तो एक्सएल बराबर होता है, सेकंड नंबर एक्सएल को लिखते हैं ओमेगा एल। ओमेगा की जगह पे तो आप 1000 लिख के आएंगे, ये हो गया 1000, और एल का मान है 10, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 10 गुणा 10 की पावर 3 ओम, एक्सएल निकल गया। अब निकालना है परिपथ की प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर होता है, ये Z बराबर √R² प्लस एक्सएल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। अब इसी में आप एक्सएल की जगह पर ये मान डाल देंगे और XC की जगह पर आप 50 ओम मान डाल देंगे, और R का मान यहां पर 500 ओम लिखेंगे और यहीं से आप आंसर पता कर लेंगे। फिर tan फाई कलांतर निकालना है, तो tan फाई बराबर होता है एक्सएल डिफरेंस XC अपान R। एक्सएल और XC का मान आपको पता है, यहां से R की वैल्यू आप पता कर लेते हैं। R का मान पता है, tan फाई निकल जाएगा, एक्सएल का मान और XC का मान डालेंगे और डिफरेंस निकाल के 500 से भाग करेंगे और आंसर आपको यहां से मालूम हो जाएगा। अब करें वोल्टेज का वर्ग मूल मान, तो V नॉट दिया हुआ है, V0 दिया है, तो VRMS बराबर होता है V0 अपान √2। V0 की वैल्यू है कितनी, 200 है, और √2 आप यहां लिख देते हैं। अब √2 से ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 200/2 और ऊपर √ भाग करेंगे तो 100/2 आंसर हो जाएगा। तो VRMS बराबर हो जाएगा 100/2, और ये है इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए। तो और इसकी सहायता से आपको 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2 का निगमन कीजिए। तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का सूत्र n/v - 1/u बराबर n-1/r होता है, और ये पतले लेंस के लिए सूत्र आपको निगमन करना है। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगला देखिए दिया हुआ कला संबद्ध और कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, ऐसे स्रोत जिनके बीच में कलांतर नियत होता है, या ऐसे कहेंगे कि अर्थात समय के साथ साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। और कला संबद्ध स्रोतों के बीच में जो कलांतर होगा, कला संबद्ध स्रोतों के बीच में कलांतर 0, π/2, π/3, π/6 आज कुछ भी हो सकता है, परंतु ये नियत होना चाहिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं, उनके बीच में यदि कलांतर नियत होता है ऐसे दो प्रकाश स्रोतों के बीच में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। और कला असंबद्ध स्रोत क्या है, कला असंबद्ध स्रोत हैं कि वो इनके बीच में कलांतर जो है नियत नहीं रहता है, उन्हें हम कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी में बढ़ा के लिखा हुआ है, एंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी, तो आप स्मॉल d बराबर लिख देते हैं 0.28 mm। ये मिलीमीटर दिया हुआ है, इसको बदल लीजिए आप 0.28 × 10⁻³ मीटर, ये हो गया। पर्दा के बीच की दूरी, तो कैपिटल D बराबर हो जाएगा 1.4 मीटर, ये दिया हुआ है। केंद्रीय दीर्घ फ्रिंज और चतुर्थ दीर्घ फ्रिंज के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर मापी गई, तो यहां पर मैं x बराबर 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया यहां पर 1 × 10⁻² मीटर हो गया है। और चतुर्थ दीर्घ फ्रिंज की बात की है, तो चतुर्थ दीर्घ फ्रिंज हो गया आपका m बराबर 4 हो गया। तो आपको प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर निकालना है। फार्मूला आपने पढ़ा है, x बराबर m कैपिटल D लैम्डा बटे स्मॉल d। आप क्रॉस गुणा कर सकते हैं यहां पे, तो x × d बराबर m × कैपिटल D लैम्डा।
तो लैम्डा बराबर हो जाएगा x इंटू डी अपान m इंटू कैपिटल डी। तो लैम्डा बराबर x का मान देखिए कितना है, x का मान है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2, d का मान है 0.28 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये d का मान हो गया। और ये इन्होंने कहा था केंद्रीय फ्रिंज से चौथी दीर्घ फ्रिंज, तो ये m की जगह पर आपको 4 लिख देना, यहां पर मैंने लिखा भी था 4, ये हो गया है। और कैपिटल डी का मान है 1.4, तो आप दशमलव यहां से हटा के यहां दशमलव हटाएंगे और नीचे यहां 2 जीरो बढ़ाएंगे और यहां पर 1 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि 1.4 का 1 जीरो, 2.8 का 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो तो कट गया, 14 और 2 से 2 बार लग जाएगा और ये 2 इधर आ गया। तो लैम्डा बराबर आपके पास बचा, देखिए पावर जो चेक करिएगा ऊपर और कुछ तो बचा नहीं, 10 की पावर माइनस का 5 ये हो गया, नीचे से ऊपर एक और जाएगा तो 10 की पावर ये माइनस का एक और हो जाएगा और अपान 2 हो जाएगा यहां पर। तो ये लैम्डा बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 अपान 2, ये हो जाएगा मीटर। तो लैम्डा बराबर ऐसे लिख दें 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर, और यही तरंग दैर्घ्य है। चाहे आप एक यहां पर और बढ़ाना चाहें तो ये हो जाएगा 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर, ये हो गया आंसर। अब इसमें इसी का 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धातु का कार्यफलन W दिया हुआ है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश से प्रदीप्त है, देहली तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तो आपको सबसे पहले W यानी कि मैं लिख देता हूं, देहली तरंगदैर्घ्य को लैम्डा 0 से कहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा E निकाल लेना है, E बराबर क्वेश्चन मार्क, और फिर निरोधी विभव V0 निकालना है। तो देखिए सबसे पहले W बराबर मैं यहां और H का मान 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 मैं यहां लिख देता हूं, और जूल सेकेंड, और साथ में प्रकाश की चाल को भी लिख देता हूं 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे W बराबर HC अपान लैम्डा 0। तो लैम्डा 0 बराबर हो जाएगा HC अपान W। अब यहां पर H का मान 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 लिख देंगे, और प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 लिख देंगे, और W का मान है 2.0 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट था 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 लिख देंगे, और इसको आप हल करेंगे और यहीं से आपका ये आंसर निकल जाएगा। फिर अगला देखिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसके लिए फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा E के बराबर HC अपान लैम्डा माइनस W। तो 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 लिखेंगे, और 3 गुणा 10 की पावर 8 लिखेंगे, और लैम्डा का मान आपको लिखना होगा 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो 5000 गुणे 10 की पावर माइनस 10 लिखेंगे, और W की जगह पर यहां पर है 2 गुणा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। इसको आप हल कर लेंगे और जितना भी आंसर आएगा वो हमारी यहां पर गतिज ऊर्जा निकल जाएगी, जिसको आप EK कहेंगे। EK ये आपको यहां से मालूम हो जाएगा। अब लास्ट में निरोधी विभव निकालना है।
तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ई के बराबर EV0 लिख देंगे और ई के का मान आप निकाल चुके हैं, ये हमको ज्ञात हो गया यहां से, ध्यान दीजिएगा। और ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 लिखेंगे और V0 या V0 की वैल्यू आप यहां से पता कर लेंगे। हम ऐसे ही लिख सकते हैं V0 बराबर ई के अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको आप हल कर लेंगे और यहीं से आपका ये आंसर मालूम हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जो इस का आखिरी क्वेश्चन है। फोटो डायोड के विषय में लिखना है, उसके कार्य सिद्धांत और डायोड, फोटो डायोड के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिखने हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि फोटो डायोड तभी एक्टिव होता है जब उस पर प्रकाश पड़ता है, अन्यथा वो एक्टिवेट नहीं होता है। इसके विषय में आपको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला दिया हुआ है हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर के आरेख को बनाइए और विभिन्न श्रेणियों के संक्रमण को दिखाइए। लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की गणना भी कीजिए। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर को आपको बनाना है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के विषय में लिखना है। तो और लाइमन श्रेणी क्या होती है, लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है 912 एंगस्ट्रॉम और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है 1216 एंगस्ट्रॉम। तो ये तरंगदैर्घ्य है, इसको भी आपको प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और हमने इसमें इस पेपर 2022 का जो सेट नंबर 7 है उसको मैंने थोड़ा अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया हूं। कैसा लगा आपको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।